करीब 3 महीने पहले की बात है। एक शांत आत्मीय सी शाम को लाइनल वॉलेस ने मुझे एक कहानी सुनाई, दीवार में बने उस दरवाजे की। उसकी बातों में कुछ ऐसा सीधा सच्चा यकीन था कि मैं चाहकर भी उस पर शक न कर सका। लेकिन अगली सुबह जब मैं अपने कमरे में जागा, सब कुछ और ही लगता था। मैं बिस्तर पर लेटा उसकी बातों को याद करता रहा, लेकिन अब उसकी आवाज़ की गंभीरता, कमरे की छाया में झिलमिलाती रोशनी और डिनर टेबल की चमकती दुनिया सब जैसे किसी और ही वक्त की चीज़ लग रही थी। मैंने खुद से कहा वो बस कहानी बना रहा था, फिर मुस्कुराया और सोचा, पर कहा तो बहुत असरदार तरीके से। फिर भी चाय की चुस्की लेते हुए मेरे मन उस बात की सच्चाई को किसी और ढंग से समझने की कोशिश करता रहा। शायद उसकी कहानी ने किसी ऐसे अनुभव को छू लिया जिसे सीधे शब्दों में कहना आसान नहीं, बल्कि जिसे महसूस किया जा सकता था। अब मैं उस तरह की कोई तर्कपूर्ण व्याख्या नहीं ढूंढता, सारे शक मिट चुके हैं। आज भी मैं वैसे ही मानता हूँ जैसे उस शाम जब उसने मुझे कहानी सुनाई, कि वॉलेस ने पूरी ईमानदारी से अपना सबसे गहरा सच मेरे सामने रख दिया। पर क्या उसने सच में वो सब देखा था या बस देखा हुआ मान लिया था? ये मैं आज भी नहीं जानता। वो कोई दुर्लभ सौभाग्य था या फिर एक सुंदर कल्पना लोक की छलना। यह तय करने की जिम्मेदारी अब पाठक की है। उसकी मौत के तथ्य तक इस रहस्य पर कोई रोशनी नहीं डाल सके। अब याद नहीं कि मैंने कौन सी बात कह दी थी जिसे इतना सहमी इंसान अचानक खुल गया। शायद मैं उस सामाजिक अभियान को लेकर कुछ कह गया था जिसमें उसकी उदासीनता ने मुझे निराश किया। और तभी वो एकदम बोल पड़ा। मेरे मन में कुछ अटका हुआ है। वो थोड़ी देर चुप रहा, सिगार की राख को देखता रहा और फिर बोला, जानता हूँ मैं लापरवाह हूँ, लेकिन ये भूत प्रेत की बात नहीं है। अजीब है ना रेडमंड? मुझे एक चीज़ सताती है जो हर चीज़ की चमक छीन लेती है, जो मुझे एक ऐसी तड़प से भर देती है जिसका कोई इलाज नहीं। फिर वो रुक गया, जैसे कुछ सुंदर या गहरी बात कहते वक्त अंग्रेज अक्सर संकोच से चुप हो जाते हैं। फिर वो अचानक बोला, तुम सेंट एथंस्टल स्कूल में मेरे साथ ही थे। पहले तो ये बात मुझे बेमतलब लगी, लेकिन तभी उसने कहना शुरू किया, धीरे धीरे हिचकिचाते हुए, और फिर जैसे उसके भीतर से कोई पुरानी नदी बह चली हो। वो एक ऐसी याद के बारे में बोल रहा था जो उसके भीतर सालों से दबी हुई थी। एक खूबसूरती और खुशी की याद जिसने उसका दिल इस कदर भर दिया कि दुनिया की सारी रौनक, तमाशे और उपलब्धियां उसे फीकी, थकी हुई और निरर्थक लगने लगी थी। अब जब मुझे उसकी बातों का संकेत मिल चुका है तो लगता है जैसे वो सब कुछ उसके चेहरे पर साफ लिखा हुआ था। मेरे पास उसकी एक तस्वीर है, उसमें वो भाव और भी ज़्यादा गहरा है। मुझे याद है एक महिला की बात जिसने उससे बेहद प्रेम किया था। उसने कहा था, अचानक ऐसा होता था जिसमें उसमें सारी रुचि, सारी ऊर्जा खत्म हो गई हो। वो तुम्हें भूल जाता था जैसे तुम उसके सामने हो ही नहीं। लेकिन हर वक्त ऐसा नहीं होता। जब वो किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करता तो अचानक वो असाधारण रूप से सफल व्यक्ति बन जाता। उसका करियर उपलब्धियों से भरा हुआ था। वो मुझसे बहुत आगे निकल गया था, तेजी से ऊंचाई पर पहुंचा, एक ऐसी दुनिया में नाम बना लिया जहां मैं कभी नहीं पहुंच पाया। 40 का भी हुआ नहीं था और लोग कहते थे अगर ये जिंदा रहता तो शायद मंत्री पद तक पहुंच जाता। स्कूल में तो वो हमेशा मुझसे आगे रहा, जैसे उसकी काबिलियत जन्मजात हो। हम दोनों साथ ही सेंट एथर्स्टन कॉलेज में पढ़ते थे। वो मेरे साथ दाखिल हुआ, लेकिन जब निकला तो शानदार स्कॉलरशिप और उपलब्धियों की चमक के साथ निकला। मैंने भी ठीक प्रदर्शन किया था, लेकिन उससे कम ही रहा। उसी स्कूल में मैंने पहली बार द डोर इन द वॉल की कहानी सुनी थी, और दूसरी बार तब जब उसकी मौत से ठीक 1 महीने पहले वो मुझसे फिर बताने लगा। उसके लिए तो वह दरवाज़ा हकीकत था, एक दीवार में बना असली दरवाज़ा जो फिर अमर अदृश्य दुनिया की ओर खुलता था। अब मुझे इसमें ज़रा भी संदेश नहीं। वह दरवाज़ा उसके जीवन में बहुत पहले आया, जब वो कोई 5 या 6 साल का था। मैं अभी याद कर सकता हूँ कि जब वो यह बात मुझसे बता रहा था, कितनी गंभीरता, कितनी शांति से वह हर बात सोच समझ कर कह रहा था। वहाँ उसने कहा, एक लाल रंग की बेल थी, एक इकसार लाल रंग, सुनहरी धूप में सफ़ेद दीवार पर चमकता हुआ। और वहाँ हर दरवाजे के बाहर साफ फर्श पर घोड़े चेस्टन के पत्ते पे पेड़ थे।
पीले और हरे धब्बों वाले ताज़ा गिरे हुए, इसलिए शायद वह अक्टूबर रहा होगा। मैं हर साल उन पत्तों को देखता हूँ और अब तो पहचानता भी हूँ। अगर मेरी याददाश्त सही है तो उस वक्त मेरी उम्र 5 साल 4 महीने की रही होगी। उसने बताया कि वो बचपन में कुछ ज़्यादा ही समझदार और परिपक्व किस्म का बच्चा था। बहुत जल्दी बोलना सीख गया था और लोगों को लगता था जिसमें उसमें कुछ पुराना सा ठहराव है, इसलिए उसे वो आज़ादी दी गई जो ज़्यादातर बच्चों को 7-8 साल की उम्र तक भी नहीं मिलती। उसकी माँ का निधन उसी के जन्म के वक्त हो गया था और उसका पालन पोषण एक नर्सरी गवर्नेंस की ढीली निगरानी में हुआ। उसका पिता एक सख्त और व्यस्त वकील था जिसने उसे बहुत कम समय दिया, लेकिन उम्मीदें बहुत बड़ी रखी। हालांकि वो तेज दिमाग का था, लेकिन उसे दुनिया थोड़ी फीकी और बेरंग लगती थी और शायद इसी थकान ने एक दिन वो कहीं निकल गया। उसे याद नहीं कि वो किस लापरवाही की वजह से वो बाहर जा सका या फिर वेस्ट केंसिंगटन की गलियों में कौन सा रास्ता पकड़ा। ये सब स्मृतियों की धुंधली में खो गया है, पर सफ़ेद दीवार पर हरा दरवाज़ा अब भी उसकी याद में बिल्कुल साफ खड़ा है। उस बचपन की बहुत पुरानी यादों में जब उसने पहली बार वो दरवाज़ा देखा तो एक अजीब सी खिंचाव भरी भावना उसके भीतर उठी। वो दरवाज़ा के पास जाना चाहता था, उसे खोलना चाहता था, उसके भीतर जाना चाहता था, लेकिन साथ ही उसके मन में ये भी था कि शायद ऐसा करना ठीक नहीं होगा या शायद गलत होगा। वो यह तय नहीं कर पाया। उसने जोर देकर कहा कि उसे शुरू से ही पता था, अगर उसकी याद धोखा नहीं दे रही हो, कि दरवाज़ा खुला हुआ है और वो अंदर जा सकता है। मैं अब भी उस छोटे लड़के की छवि देख सकता हूँ जो उस दरवाजे की तरफ खींच भी रहा था और डर से पीछे हट भी रहा था। और उसके मन में एक बात बिल्कुल साफ थी, बेशक उसे क्यों पता था ये कभी नहीं समझ आया, कि अगर वो उस दरवाजे से चला गया तो उसका पिता बहुत नाराज़ होगा। वॉलिस ने उन पत्तों की झिझक मुझे बहुत बारीकी से बताई, कैसे वो उस दरवाजे के पास से गुजरा, हाथ जेब में डाले एक बचकानी सीटी बजाने की कोशिश करते हुए दीवार के अंतिम छोर तक चला गया। वहाँ उसे कुछ छोटे गंदे से दुकानों की कतार याद है, ख़ास तौर पर एक लंबा प्लम्बर की दुकान जहाँ छोटे टेढ़े पाइप, पुराने वॉलपेपर के नमूने और धूल भरे टीन के डब्बे रखे थे। वो वहाँ खड़ा रहा मानो उन्हें देखने की रुचि हो, पर असल में उस हरे दरवाजे की तरफ बेपनाह खिंचाव महसूस कर रहा था। फिर अचानक एक झोंके जैसा भाव उसके भीतर आया। उसने दौड़ लगा दी, इस डर से कि कहीं फिर से वही झिझक उसे रोक न ले। बिल्कुल सीधे हाथ बढ़ाकर वो उस दरवाजे में दाखिल हो गया और दरवाज़ा उसके पीछे जोर से बंद हो गया। और बस एक पल में वो उस बगीचे में पहुंच गया जो उम्र भर उसकी यादों में गूंजता रहा। वॉलेस ने उस बगीचे का अनुभव पूरी तरह समझाना चाहा, लेकिन वो कहता रहा, शब्दों से समझा पाना मुश्किल है। वहाँ की हवा में कुछ था जैसे हर सांस के साथ हल्कापन घुल जाए, हर चीज़ के जैसे अच्छा कुछ घटने का आभास हो, वो जगह जैसे रोशनी से भरी हो, हर रंग साफ सुंदर और भीतर तक चमकता हुआ। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा मुझे ऐसा सुखद एहसास हुआ जैसा जीवन में कभी कभार सिर्फ बचपन में ही मिल पाता है, वो भी बहुत दुर्लभ पलों में। हर चीज़ वहाँ सुंदर थी, सब कुछ जैसे अपने आप में पूर्ण और शांत हो। फिर वो थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, तुम समझ रहे हो, है ना? उसने मेरी ओर देखा, थोड़ी संकोच भरी मुस्कान के साथ। वहाँ 2 बड़े तेंदुए थे, हाँ, धब्बों वाले तेंदुए। और अजीब बात यह है कि मैं ज़रा भी नहीं डरा। एक चौड़ा सफ़ेद संगमरमर जैसा सजा रास्ता था, दोनों ओर फूल के कतारें थीं। उन पंक्तियों के बीच 2 नरम चमकीली खाल वाले विशाल जानवर एक गेंद से खेल रहे थे। उनमें से एक मेरी ओर आया, शायद थोड़ी जिज्ञासा से भरा। वो मेरे बिल्कुल पास आकर धीरे से अपने मुलायम कान मेरे हाथ पर रगड़ने लगा और म्याऊं जैसी कोई आवाज़ निकाल कर गले से गुनगुनाया। ये जादुई बगीचा था, वो बोला, मुझे पता है। और आकर वो बगीचा दूर दूर तक फैला हुआ था, जैसे किसी अंतहीन दुनिया की देहरी। मुझे नहीं मालूम वेस्ट कसिंगटन कहाँ गायब हो गया, पर वहाँ होना जैसे घर लौटना आना था। जानते हो, उसने कहा, जैसे ही दरवाज़ा मेरे पीछे बंद हुआ मैं सब भूल गया। वो रास्ता, वो गिरे हुए पत्ते, गाड़ियों की आवाज़ें, दुकान की हलचलें, घर की डांट, नियम, डर और झिझक, सब कुछ जैसे पीछे छूट गया।
एक पल में मैं बन गया खुश, विस्मय से भरा एक छोटा बच्चा, एक दूसरी दुनिया में। एक अलग तरह की रोशनी थी वहाँ, गर्म मीठी, भीतर तक उतरने वाली। आसमान नीला था, उसमें सूरज की रोशनी से छुए हुए बादल थे, जैसे हर चीज़ मुस्कुरा रही हो। मेरे सामने वही चौड़ा रास्ता फैला था, जिसके दोनों ओर फूलों की कतारें थी, निरंकुश मगर सुंदर। और वहीं खेल रहे थे वो दो तेंदुए। वो मेरी ओर मुस्कुराते हुए आए, वो दो तेंदुए नरम मखमली बिंदियों से भरे मेरे पास आए, जैसे मुझे पहले से जानते हो। मैं निडर होकर अपने छोटे हाथ उनके कानों पर फेरे और उनके गले के कोनों को सहलाया, जैसे कोई जानवर नहीं बल्कि अपने ही घर लौटे किसी आत्मीय से मिल रहे हों। वहाँ की हर चीज़ में जैसे घर लौटने आने का सुख बसा था। और फिर अचानक एक लंबा गोरा चेहरा लिए शांति सी मुस्कान के साथ एक लड़की सामने पथ पर दिखाई दी। वो मेरी ओर चली आई तो आ ही गए, उसने बस इतना ही कहा। मुझे फिर गोद में उठाया, चूमा और नीचे उतार कर मुझे हाथ थामे उस बगीचे में आगे ले चली। फिर हम आगे बढ़े और मेरे सामने एक लंबा सा पत्थरों का बना भवन आया, जिसकी सीढ़ियाँ फूलों के बीच से निकलती थी, जैसे कुछ बेहद शांत और रहस्यमयी चीज़ की ओर ले जा रही हो। हम उन सीढ़ियों से ऊपर चढ़े और पहुँचे एक पेड़ों से घिरे रास्तों पर। उन पेड़ों के तनों के बीच सफ़ेद संगमरमर की मूर्तियाँ थीं, बैठने की जगहें थीं, जैसे नीले सफ़ेद पंखों वाली शांत कबूतरी उड़ान भर रही थी। वो लड़की जिसने मेरा हाथ थामा था अब मुझे उस रास्ते पर लिए जा रही थी, धीरे धीरे चलते हुए, हल्के स्वर में मुझसे बातें करती हुई। उसकी मुस्कान, उसकी आवाज़, सब कुछ इतना कोमल था कि मुझे लगा जैसे मैं किसी सुंदर स्वप्न के भीतर चल रहा हूँ। फिर एक छोटी सी बंदर जैसी कोई चीज़ पेड़ से उतरकर हमारी तरफ आई, छोटा सा, भूरा सा, गर्म नज़रों वाला, दोस्ताना सा। वो मेरे पास आ गया, फिर मेरे कंधे पर चढ़ गया, जैसे वो पहले से जानता हो कि मैं कौन हूँ। हम तीनों आगे बढ़ते गए, मैं, वो लड़की और मेरा नन्हा बंदर दोस्त, एक अजीब खुशी और सुकून के साथ। वो ठहर गया। आगे बताओ, मैंने कहा। मुझे कुछ बातें याद हैं, उसने कहा। हमारे रास्ते एक बूढ़े आदमी के पास से गुजरे, जो लारेल झाड़ियों के बीच सोच में डूबा खड़ा था। एक जगह आई जो रंग बिरंगे तारों से भरी थी। फिर हम एक चौड़े छायादार गलियारे से होते हुए एक विशाल ठंडे से महल में पहुँचे, जहाँ फव्वारे थे, सुंदर चीज़ें थीं और वो सब कुछ था जो दिल की सबसे गहरी ख्वाहिशों का वादा करता है। वहाँ बहुत से लोग थे, कुछ अब भी मेरी याद में साफ हैं, कुछ धुंधले, लेकिन सब सुंदर थे और दयालु थे। मुझे यह बात किसी शब्द से नहीं बल्कि नज़रों, छूने और आत्मीय भावनाओं से समझ आ गई कि वो मुझे वहाँ देखकर खुश हैं। मुझे वहाँ दोस्त मिले और ये बात मेरे लिए बड़ी थी, क्योंकि मैं बचपन में बहुत अकेला था। हमने एक हरी घास वाले आंगन में खेला, जहाँ फूलों से घिरी एक धूप घड़ी खड़ी थी। खेलते खेलते मन भर गया और खेलते खेलते ही मुझे उनसे लगाव हो गया। लेकिन अजीब बात है, उसने रुक कर कहा, मुझे वो खेल आज तक याद नहीं आते। बचपन में मैं घंटों अकेले बैठकर उन खेलों को दोबारा याद करने की कोशिश करता, यहाँ तक कि रो भी पड़ता, लेकिन कभी भी याद नहीं आया कि हमने खेला क्या था। सिर्फ वो सुख याद है और दो प्यारे दोस्त जो हर पल मेरे साथ रहते थे। फिर एक गंभीर सी गहरी आंखों वाली महिला वहाँ आई। उसके चेहरे पर शांति थी, पर कुछ उदासी भी। वो हल्के बैंगनी रंग का एक मुलायम चोगा पहनी थी और हाथ में एक किताब लिए थी। उसने मुझे धीरे से इशारा किया और मैं खेल छोड़कर उसके साथ चल पड़ा। हालांकि मेरे दोस्त बहुत दुखी थे। वापस आना हमारे पास, उन्होंने पुकारा, लेकिन वो महिला उन पुकारों से बेपरवाह थी। वो मुझे एक ऊंचे हाल की बालकनी में ले गई, जहाँ उसने मुझे अपने पास बिठाया, किताब अपनी गोद में खोली और एक पन्ने पर उंगली रखी। जब मैंने उस पन्ने को देखा तो उसमें तस्वीर नहीं बल्कि हकीकत थी। वो मेरी कहानी थी, जिसमें मेरा जन्म, मेरी माँ, मेरे पिता, घर, नौकर, मेरी नर्सरी और सारी चीज़ें परिचित चीज़ें थी। हर दृश्य जैसे चलती फिरती सच्चाई थी, जैसे समय को किताब में बांध दिया गया हो। मेरे पन्ने पलटते गए और देखा कैसे मैं उस हरी दीवार के सामने खड़ा झिझक रहा था। मैंने कहा, इसके बाद क्या? लेकिन उस महिला की ठंडा हाथ मुझे रोक कर रहा था।
इसके बाद मैंने फिर कहा और उसकी उंगली हटाने की कोशिश की। वो झुकी और मेरे माथे पर एक हल्का सा चुंबन दिया। फिर जैसे वो सब गायब हो गया, वो किताब, वो बगीचा, वो दोस्त, सब कुछ। अब मेरे सामने था एक लंबी उदास दोपहर का दृश्य, वेस्ट कसिंगटन की एक गली जहाँ मैं अकेला रोता हुआ खड़ा था, उन प्यारे दोस्तों को याद करता हुआ जो पुकारते थे वापस आना हमारे पास, जल्दी आना। लेकिन अब कुछ भी नहीं था, ना बगीचा, ना खेल, ना वो जादुई दुनिया। वो फिर रुक गया और कुछ देर तक चुपचाप आग की लपटों में निहारता रहा। ओह, उस वापसी का दुर्दशा, उसने धीरे से कहा। मैंने कुछ देर रुककर पूछा, फिर क्या हुआ? मैं सिर्फ 5 साल का था रेडमंड, लेकिन उस शाम मुझे पहली बार जिंदगी की बेरुखी का गहरा एहसास हुआ, जैसे कोई सुंदर सपना अचानक टूट गया हो और मैं हकीकत की ठंडी उदास सड़कों पर फेंक दिया गया हूँ। मुझे आज भी याद है, वो एक भला बूढ़ा आदमी था जिसने मुझे सड़क पर अकेला रोता हुआ पाया, सोने की ऐनक लगाए छड़ी से घिरे हुए मुझे टकोया दिया और कहा, अरे प्यारे बच्चे, तुम खो गए हो क्या? और वो मुझे एक पुलिस वाले के पास ले गया। एक भीड़ जमा हो गई और मैं एक रोता हुआ गुमसुम बच्चा घसीटा गया घर की ओर। मुझे उस समय की शर्मिंदगी, घर पहुंचने की लज्जा और भीड़ की घूरती निगाहें, सब कुछ आज भी याद है। और उस बगीचे की याद अब भी मेरा पीछा नहीं छोड़ती। अगर वो सपना था तो भी वह कोई मामूली सपना नहीं था। और फिर सवाल पूछे गए, पिताजी ने, आया ने, टीचर ने और सबने। और जब मैंने सच बताने की कोशिश की तो उन्हें समझा मैं झूठ बोल रहा हूँ। रेडमंड, एक बात बताऊं, ये गलती मुझे अंदर तक तोड़ रही है। पिछले 2 महीनों से, हाँ पूरे 10 हफ्ते, मैंने ज़रूरी कामों के सिवा कुछ भी नहीं किया। मेरी आत्मा पछतावे से भरी है जो कभी शांत नहीं होते। रात को जब मुझे पहचानने की संभावना कम होती है, मैं निकल जाता हूँ, यूं ही भटकता हूँ। लोग क्या सोचेंगे अगर जाने, एक कैबिनेट मंत्री, देश की सबसे अहम जिम्मेदारी संभालने वाला व्यक्ति सड़क पर अकेला घूमता है, एक दरवाजे की खोज लेते हुए एक बगीचे का विलाप करता है। अब जब भी मुझे उस पीला सा चेहरा याद है और उसकी आंखों में छुपी वो अजीब उदासी, मैं आज रात भी उसकी बातें याद करता हूँ। वेस्टमिनिस्टर गजट की कल शाम का संस्करण अब भी मेरे सोफे पे पड़ा है, जिसमें उनकी मौत की खबर है। आज लंच पर क्लब में सभी उसी की चर्चा कर रहे थे और उसके अजीब अंत की। उसकी लाश कल सुबह बहुत जल्दी मिली, ईस्ट केसिंगटन स्टेशन के पास एक गहरे गड्ढे में। वहाँ रेलवे विस्तार का काम चल रहा था। एक लकड़ी की दीवार ने जगह को ढका हुआ था, जिसमें मजदूरों के लिए एक छोटा सा दरवाज़ा काटा गया था। वो दरवाज़ा गलती से खुला छूट गया था और शायद उसी से वॉलेस भीतर चला गया। मेरे मन में अभी अनगिनत सवाल हैं। क्या उसने सच में उस रात संसद भवन से पैदल चलकर उस जगह तक सफ़र किया? वो अक्सर पैदल ही घर लौटता था, तो क्या स्ट्रीट लाइट की सफ़ेद चमक ने उसे पुरानी दीवार की याद दिला दी? क्या वो छोटा सा खुला दरवाज़ा उसे किसी भूली हुई दुनिया की ओर बुला रहा था? क्या वाकई उस दीवार में कभी कोई हरा दरवाज़ा था? मुझे नहीं मालूम। मैंने आपको वही बताया जो उसने मुझे बताया था। कभी कभी लगता है शायद ये सिर्फ एक भ्रम था या फिर एक हादसा और एक दुर्लभ कल्पना का संयोग। लेकिन सच कहूँ, मुझे आधा यकीन है कि उसके पास कुछ विशेष था, कोई असाधारण अनुभूति या कोई रहस्यमयी शक्ति जो उस दरवाजे और दीवार के रूप में उसे किसी और सुंदर दुनिया की ओर बुलाती थी। हाँ, आप कह सकते हैं कि उस दरवाजे ने उसे अंत में धोखा दिया, लेकिन क्या वाकई? यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। ऐसे सपने देखने वालों का, उनका, जिनकी कल्पना हमारे सीमित संसार से परे जाती है। हम तो बस यही देखते हैं, एक लकड़ी की बाड़, एक गहरा गड्ढा और एक मौत। लेकिन क्या उसने भी यह देखा था? और ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है और अब बढ़ते हैं सीख की ओर। द डोर इन द वॉल की कहानी कोई साधारण कल्पना नहीं है। यह एक ऐसी याद है जो हर इंसान के भीतर कहीं ना कहीं दबी होती है। अब जब हम पूरे यात्रा कर लिए हैं तो आइए अंत में एक दिल छूने वाला सीख भी जोड़ते हैं, वैसे ही जैसे ये कहानी अपने पीछे छोड़ जाती है। हम सबकी ज़िंदगी में कभी न कभी एक ऐसा दरवाज़ा आता है जो किसी दूसरी दुनिया की ओर खुलता है। एक बगीचा जहाँ डर नहीं होते, जहाँ अपनापन शब्दों से नहीं स्पर्शों से महसूस होता है।
जहाँ खेल क्या था वो याद नहीं रहता, पर उस खेल में जो खुशी थी वो उम्र भर पीछा नहीं छोड़ती। पर फिर भी हम बड़े हो जाते हैं, जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं, दुनिया की आवाज़ें ऊंची हो जाती हैं और उस हरे दरवाजे की दस्तक धीमी पड़ जाती है। कभी वो दरवाज़ा फिर सामने आता है, लेकिन हम कहते हैं अभी नहीं, वक्त नहीं है। और जब हम मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है शायद वही दरवाज़ा हमारी सच्ची मंजिल था। तो अगर कभी ज़िंदगी की भीड़ में किसी दीवार में एक हरा दरवाज़ा दिखे तो रुक जाना, क्योंकि क्या पता वो सिर्फ एक दरवाज़ा ना हो, बल्कि वही हो जो हमें फिर से हम बना दे। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला हो। धन्यवाद। मेरा नाम है आकाश कुमार।